Assalamu alaikum. Hi dear students, this is Izzatullah and welcome back to my YouTube channel by the name of Medical Hub by Izzatullah। और आज मैं यूनिट ह्यूमन बॉडी का एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर हुआ। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है बोर्ड के ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आते हैं लेक्चर की तरफ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से काफ़ी डिफरेंट है। एक तो स्ट्रक्चर वाइज भी डिफरेंट है, दूसरा फंक्शन वाइज भी डिफरेंट है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात वो कि ये प्यूबर्टी के बाद एक्टिवेट होता है। एक जो मेल होता है, एक बच्चा जो होता है, जब वो बलोगत तक पहुंच जाता है तो बलोगत के बाद ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ये सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। सो इस सिस्टम के तीन मेन स्ट्रक्चर्स हैं। अब आते हैं हम इसकी डायरेक्ट स्ट्रक्चर की तरफ। सो पहले जो इसका स्ट्रक्चर है वो है, इस सिस्टम में दो टेस्टीज होते हैं। ये जो सिस्टम है इसमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड टेस्टीज। सेकेंड इस सिस्टम में डक्ट्स होते हैं और थर्ड इज़ कैपुलेटरी ऑर्गन जिसको पिनस भी कहते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर की तरफ और इस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को भी मैं समझाऊँगा और हर स्ट्रक्चर का मैं यहाँ पे हर ऑर्गन का यहाँ पे मैं फंक्शन बताता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ थ्री थिंग्स। द फर्स्ट ऑर्गन इज कॉल्ड टेस्टीज। टेस्टीज यहाँ पे दरअसल दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दो छोटे छोटे गेंद की तरह स्ट्रक्चर होते हैं और यहाँ पे एक थैलीनुमा साख्त होता है जिसे कहते हैं स्क्रूटम। ठीक है, इसे कहते हैं स्क्रूटम। स्क्रूटम दरअसल ये एक थैली होती है जिसके अंदर ये दो बॉल स्ट्रक्चर जो है ना ये इसके अंदर मौजूद होते हैं और इस स्क्रूटम को सेक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। सेक लाइक स्ट्रक्चर, सेक लाइक स्ट्रक्चर से मुराद है कि ये थैलीनुमा साख्त होता है। अब ये जो स्क्रूटम है ये जिस्म से बाहर लटका होता है, ये जिस्म के अंदर नहीं होता। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि टेस्टीज, ये जो दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको टेस्टीज कहा जाता है और टेस्टीज क्या बनाता है? स्पर्म, स्पर्म बनाता है। ठीक है, अब स्पर्म के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर चाहिए इसको, स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, स्पर्म को ज़िंदा रखने के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर है वो बिलो 37, इसकी जो टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए अराउंड 35 सेंटीग्रेड इसके लिए स्पर्म के लिए टेम्परेचर होना चाहिए। इसीलिए टेस्टीज जो है वो जिस्म से बाहर लटके होते हैं और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर कम होता है। इंसानी जिस्म का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसलिए जो टेस्टीज है वो जिस्म से बाहर लटके होते हैं ताकि जो स्पर्म है वहाँ पे स्पर्म के लिए तो टेम्परेचर 35 चाहिए, वो तो अंदरूनी, अगर ये टेस्टीज जिस्म के अंदर होते हैं तो वहाँ पे तो स्पर्म बन ही नहीं सकता। सो इसलिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड इनको चाहिए और इनका टेम्परेचर होता भी 35, इनका टेम्परेचर कम होता है। सो इसलिए जिस्म से बाहर लटका होता है। सो ये हो गया टेस्टीज और ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये सस्पेंडेड होते हैं। इन टेस्टीज दो टेस्टीज होते हैं। सो एक टेस्टीज और इस टेस्टीज से भी एक ट्यूब, यहाँ से एक छोटी सी नाली यहाँ से निकलती है। इस नाली को, ये जो कंप्लीट ट्यूब है मुख्तलिफ़ जगहों पे है तो एक कॉमन ट्यूब, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पे इसका मुख्तलिफ नाम दिया गया है। यहाँ पे यहाँ तक
इसको एपिडाइडमस कहते हैं, एपिडाइडमस। और यहाँ से यहाँ तक इसे वाज डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। और ये वाली जो ट्यूब है इसे कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, और ये है यूरिथ्रा। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, टेस्टिस से एक लंबी सी ट्यूब निकलती है और मुख्तलिफ जगहों पे इनका नाम मुख्तलिफ होता है तो वही कॉमन ट्यूब। यहाँ पे इसका नाम है एपिडाइडमस, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसका नाम है वास डिफरेंस, और आगे इसका एजैक्यूलेटरी डक्ट, और आगे से ये यूरिथ्रा। अब जब यहाँ पे स्पर्म बन जाता है टेस्टिस में, सो ये स्पर्म यहाँ से सफ़र करता है, ट्रैवल करता है इस ट्यूब के अंदर, और जब यहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ पे एक चेक पॉइंट होता है, ठीक है। ये क्या है? ये एक चेक पॉइंट है। सो इसका नाम क्या है? सेमिनल वेसिकल्स। ये एक चेक पॉइंट है, यहाँ से गुज़रना होता है। फिर जब यहाँ से गुज़रता है इस ट्यूब से, एजैक्यूलेटरी डक्ट से यहाँ पे पहुँचता है, सो ये एक दूसरा चेक पॉइंट है। लेकिन इसके और इसके बीच में यहाँ पे एक दूसरा चेक पॉइंट भी है जिसे कहते हैं प्रोस्टाट, और ये ग्लैंड होता है। सो यहाँ से गुज़र के इस चेक पॉइंट पहुँचता है, और ये जो चेक पॉइंट है इसे काउपर्स ग्लैंड कहा जाता है, या इसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। सो ये तीन चेक पॉइंट से गुज़रना होता है, आखिर इस यूरिथ्रा में आता है, और यूरिथ्रा से बाहर ये थ्रू पेनिस ये खारिज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं एक टेस्टिस को बड़ा करके यहाँ पे दिखा दूँ, थोड़ा सा बड़ा करके, सो एक टेस्टिस को अगर मैं यहाँ पे बड़ा करके मैंने दिखाया है, सो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि ये छोटे छोटे लोब्यूल्स से बना है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? लोब्यूल्स। बेशुमार लोब्यूल से मिलके बना है, और हर लोब्यूल के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जिसे सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, या वेसिकल्स। सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स, बेशुमार छोटे छोटे सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या मतलब? ये एक लोब्यूल है, और इस लोब्यूल के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं, सो इसे सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल कहते हैं। ये खमदार होते हैं, ठीक है। अगर एक सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल को, सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल को, ठीक है, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे बड़ा करके दिखा दूँ, एक सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल को मैंने बड़ा करके दिखाया है। सो इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली ये इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं। ये जो सेल है, ये सेल कहलाता है एपिथेलियल सेल, ठीक है। और कुछ और तरह की भी सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं सर्टोली सेल्स, और यहाँ पे सेल होते हैं स्पर्मेटागोनियम, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। अब ये इसमें जो सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल में जो एपिथेलियल सेल होते हैं, उसका काम क्या है?
वो एक हार्मोन बनाता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। और सर्टोली सेल जो है, सर्टोली सेल्स का काम क्या है? स्पर्म को फूड प्रोवाइड करता है और उसकी डेवलपमेंट करता है, उसको बालिग बनाता है। सर्टोली सेल्स का काम क्या है? स्पर्म को प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फूड फॉर स्पर्म एंड इट्स डेवलपमेंट, यानी स्पर्म की डेवलपमेंट करता है, स्पर्म को बालिग बनाता है, और दूसरा कि स्पर्म को फूड भी तो चाहिए, ठीक है, और स्पर्म को फूड भी प्रोवाइड करता है ये सर्टोली सेल्स। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। सो टेस्टिस में जब ये स्पर्म जब बन जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ये मैं ये जो वीडियो है, ठीक है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इंशाल्लाह मैं स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। सो वो एक अलग सा प्रोसेस है कि स्पर्म कैसे बनता है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम ये एक सेल होता है, स्पर्मेटोगोनियम ये इमैच्योर सेल होता है। ये इमैच्योर सेल से स्पर्मेटोजोआ कैसे बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक अलग सा टॉपिक है। अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स के कंट्रोल के तहत ये स्पर्म कैसे बनता है, ठीक है, वो एक अलग सा टॉपिक है। सो यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे जब स्पर्म बन जाता है, सो वो इस ट्यूब के अंदर सफ़र करता है। यहाँ पे फर्स्ट चेक पोस्ट पे जब पहुँचता है, सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। अब सेमिनल वेसिकल्स भी क्या करता है कि एक तरह का फ्लूइड खारिज करता है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स फ्लूइड खारिज करता है, सेमिनल वेसिकल्स, और इसके फ्लूइड को सीमन कहते हैं, ठीक है, सीमन कहते हैं। और ये जो फ्लूइड है ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, ये अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन फ्लूइड होता है। और इस फ्लूइड में अब स्पर्म, देखो स्पर्म यहाँ से गुजर रहा है, स्पर्म को क्या चाहिए? खुराक भी चाहिए, स्पर्म को मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जब इसको फूड मिलेगा तो इसके अंदर एनर्जी होगा और ये मूवमेंट कर सकेगा। स्पर्म के लिए प्रोटेक्शन भी चाहिए, इसके लिए हिफाजत चाहिए, ताकि ये महफूज तरीके से इस ट्यूब के ज़रिए सफ़र करके ये बाह्य यूरेथ्रा से खारिज हो जाए। सो प्रोटेक्शन भी चाहिए, इसको फूड भी चाहिए, इसको मूवमेंट भी चाहिए और लुब्रिकेशन भी चाहिए। सो ये 3-4 जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पे सीमन, जो सीमनल फ्लूइड्स हैं, यहाँ पे जो चेक पॉइंट 1 है, चेक पॉइंट 2 है, चेक पॉइंट 3, ये 3 चेक पॉइंट से यहाँ पे फ्लूइड्स निकलता है। और उन फ्लूइड्स, वो जो फ्लूइड बेसिकली ये प्रोटेक्शन, न्यूट्रिएंट और लुब्रिकेशन, ये सारा जो है ना इंतज़ामात इन फ्लूइड्स के अंदर इसके लिए मौजूद होता है। सो सीमन में अल्कलाइन इन नेचर होता है, सीमिनल वेसिकल सीमन फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, अल्कलाइन नेचर होता है, और इसमें फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज ये न्यूट्रिएंट है स्पर्म के लिए, और स्पर्म इस न्यूट्रिएंट को यूज़ करता है ज़िंदा रहने के लिए, ये एक किस्म का फूड है स्पर्म, ठीक है। अब यहाँ से जब गुजरता है तो प्रोस्टाट ग्लैंड आता है, और प्रोस्टाट ग्लैंड का काम क्या है? प्रोस्टाट ग्लैंड भी एक किस्म का एसिडिक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। प्रोस्टाट स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड होता है प्रोस्टाट में, और इसके अंदर प्रोटेक्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये लुब्रिकेशन देता है स्पर्म को। सो प्रोस्टाट के अंदर क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं, प्रोटेक्टिव एंजाइम्स होता है इसके अंदर, वो प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि वो ऐसे प्रोटेक्टिव एंजाइम्स होते हैं ताकि स्पर्म की प्रोटेक्शन कर सके कि यहाँ पे स्पर्म डिग्रेड ना हो जाए, स्पर्म मर ना जाए,
दौरान सफ़र इस ट्यूब में जब स्पर्म सफ़र करता है सो आगे, क्योंकि इस पे और एंजाइम अटैक ना करे ताकि इसकी प्रोटेक्शन इसको मिले, और वो प्रोटेक्शन इस प्रोस्टाट ग्लैंड की जो फ्लूइड होता है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उस स्पर्म की हिफाजत करते हैं। सो दिस पॉइंट इज़ क्लियर। और वो जो फ्लूइड है प्रोस्टाट को थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर होता है। सीमिनल वेसिकल का फ्लूइड अल्कलाइन होता है, ये एसिडिक होता है। यहाँ से जब गुजरता है सो थर्ड चेक पॉइंट इज कॉपर्स ग्लैंड, और कॉपर्स ग्लैंड मैंने ऊपर लिखा है कि अल्कलाइन फ्लूइड होता है, ठीक है। इसमें भी जो फ्लूइड होता है ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, अल्कलाइन। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि ब्लैडर भी होता है। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म और यूरिन यानी पेशाब के निकलने के लिए एक ही रास्ता होता है, कॉमन रास्ता होता है जिसे कहते हैं यूरिथ्रा। मीन ब्लैडर से यूरिन भी जो है ना वो इस यूरिथ्रा में ही निकलता है बाहर, और जब स्पर्म यहाँ से टेस्टिस से स्पर्म होते हुए इस ट्यूब से यूरिथ्रा के ज़रिए निकलते हैं। मीन यूरिथ्रा कॉमन रास्ता है, एक मुश्तरका रास्ता है जहाँ से स्पर्म भी बाहर इजैकुलेट होके निकलता है और यूरिन भी निकलता है बाहर। लेकिन फीमेल के अंदर कुछ सिचुएशन डिफरेंट होता है। फीमेल में दो रास्ते होते हैं, यूरिथ्रा के लिए अलग सा रास्ता होता है और एग या ओवम को निकलने के लिए अलग सा रास्ता होता है। सो उसमें दो अलग अलग रास्ते होते हैं, लेकिन मेल में कॉमन रास्ता होता है जहाँ से स्पर्म भी निकलता है, सीमन भी निकलता है और यूरिन भी निकलता है। सो ब्लैडर क्या करता है, ब्लैडर अपना यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, अपना जो यूरिन है वो यूरिथ्रा में डालता है, और जो पेशाब होता है, यूरिन जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, वो तेज़ाबी इन नेचर होता है। सो वो जब यूरिन इस रास्ते से निकलता है सो ये जो रास्ता है ये तेज़ाबी कर देता है, ये एसिडिक कर देता है। और कॉपर्स ग्लैंड जो कि अल्कलाइन फ्लूइड है, सो ये जब यहाँ पे अपना फ्लूइड रिलीज़ करता है और साथ में स्पर्म यहाँ से मूव करता है, सो कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है, वो इस रास्ते को साफ़ करता है। साफ़ कैसे करता है? अच्छा, केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा था कि एक लॉ है कि हमेशा एसिड और बेस जो आपस में मिलते हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। सो ये अल्कलाइन है और यहाँ पे यूरिन इस रास्ते से जब निकलता है ये रास्ता एसिडिक हो जाता है। सो अल्कलाइन फ्लूइड, कॉपर्स ग्लैंड अल्कलाइन फ्लूइड जब खारिज करता है वो इस रास्ते को न्यूट्रलाइज करता है। जब न्यूट्रलाइज हो जाता है सो सीमन जो स्पर्म है वो आसानी से इस यूरिथ्रा से खारिज हो जाता है और ये रास्ता साफ कर देता है। सो कॉपर्स ग्लैंड का काम क्या है कि इट न्यूट्रलाइजेज एसिडिटी ऑफ द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। अल्कलाइन फ्लूइड जब एसिडिक फ्लूइड से मिलता है तो उसको न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल मीन उसके जो असर है, असर को ज़ायल कर देता है, असर को ख़त्म कर देता है। सो अब जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा के गिर्द स्पॉन्जी टिश्यू होता है, इसके गिर्द स्पॉन्जी टिश्यू होता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्पॉन्जी टिश्यू, और इस स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर यहाँ पे ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। और यहाँ पे जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, मोर, मैं लिखता हूँ मोर ब्लड सर्कुलेशन, जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है यहाँ पे इस टिश्यू में, सो फिर एरेक्शन हो जाता है, ठीक है। सो ये जो उज़्व है, ठीक है, जिसको हम पेनिस कहते हैं, इसमें एरेक्शन पैदा हो जाता है, मीन ये उज़्व कड़ा हो जाता है, ठीक है। और जिन लोगों में ये एरेक्शन प्रॉब्लम होता है, एरेक्शन डिसफंक्शन होता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन कम हो तो कभी भी ये कड़ा नहीं हो सकता, और इसीलिए जब भी सेक्सुअल प्लेजर में बंदा आता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट में बंदा आता है,
तो उसमें क्या होता है कि इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो इरेक्शन कॉज होता है। और इरेक्शन से क्या होता है कि जब भी मेल और फीमेल जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, सो ये उस फीमेल के जो है ना उस मखसूसा में जो है ना वो क्या करता है कि यहाँ से जो स्पर्म है, सीमन है, वहाँ पे ये खारिज कर देता है। ठीक है, सो इसका रोल यहाँ पे ये है कि सर्कुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। यहाँ पे प्रॉपर सर्कुलेशन होनी चाहिए, अगर ना हो सो प्रॉब्लम कॉज होता है। सो ओवरऑल यहाँ पे जो 3 चेक पॉइंट्स का मैंने बताया, इनका जो फ्लूइड होता है उसे क्या कहते हैं, सीमिनल फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीमिनल फ्लूइड। और सीमिनल फ्लूइड में जब स्पर्म शामिल हो जाता है तो इसे हम कहते हैं सीमन। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर सीमन और स्पर्म में क्या फ़र्क है। जो फ्लूइड्स इन 3 चेक पॉइंट से निकलते हैं, मीन सेमिनल वेसिकल्स हो गए, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, इनके फ्लूइड को और इसके साथ अगर सीमन इनके फ्लूइड और इनके अंदर अगर स्पर्म मौजूद तो इसे कहते हैं सीमन। ठीक है, सो सीमन इजैकुलेशन एक वर्ड है, इजैकुलेशन। इजैकुलेशन मीन जब बंदा सीमन खारिज करता है, फारिग जब होता है, फारिग हो जाता है। ठीक है, सीमन खारिज करता है। सो तकरीबन 2 से 5 ml सीमन बंदा खारिज करता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन। और उसमें जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म 20 से 120 मिलियन स्पर्म होते हैं एक इजैकुलेट के अंदर। 20 से 120 मिलियन स्पर्म होते हैं। और जो सीमिनल फ्लूइड है, मैंने आपको बताया था कि सीमिनल फ्लूइड एक तो प्रोटेक्शन देता है स्पर्म को, दूसरा न्यूट्रिशन देता है, फूड प्रोवाइड करता है, थर्ड है लुब्रिकेशन, इसको तर रखता है, और नंबर 4 मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, सो ये जो 3 चेक पॉइंट से जो फ्लूइड निकलता है वो ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन, हिफाजत देता है स्पर्म को, न्यूट्रिशन, फूड प्रोवाइड करता है, जो कि मैंने फ्रुक्टोज का बताया था, फ्रुक्टोज जो कि सेमिनल वेसिकल के अल्कलाइन फ्लूइड के अंदर मौजूद होता है। लुब्रिकेशन देता है, इसको तर रखता है, मूवमेंट, और उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। सो डियर गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज के इस लेक्चर में आपको मैंने ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बताया और उस हर स्ट्रक्चर के मैंने आपको फंक्शन बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो फ़ौरन से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।